नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में कोहराम मचाया हुआ है। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 26,74,000 के पार पहुंच चुकी है। इस बीमारी की वजह से अभी तक 1,92,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन आखिर कितना भारी है सांसों पर यह संकट? कैसे लगेगी जानलेवा कोरोना पर लगाम और आने वाले हालात से निपटने के लिए कितने तैयार हैं हम? इसी मुद्दे पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी होंगे हमारे साथ मौजूद। लेकिन अन्ना, आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान में कोरोना मचा रहा कोहराम। कोरोना से देश में विस्फोटक हुए हालात। चौबीस घंटे में संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ केस। कोरोना ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। इस जानलेवा बीमारी का वायरस लोगों को दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से संक्रमित कर रहा है। आलम यह है कि इस बीमारी की वजह से देश के कई राज्यों में लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी सख्त पाबंदियां लागू करनी पड़ी हैं। हिंदुस्तान में कोरोना की बेकाबू रफ्तार डरा रही है तो दिनों दिन रिकॉर्ड तोड़ते वायरस से खौफ बढ़ता जा रहा है। जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसके आंकड़े दहशत पैदा कर रहे हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद इसे काबू कर पाना नामुमकिन साबित हो रहा है। 24 घंटे में देश के कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो 24 घंटे में कोरोना के 3,48,979 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 2,761 मरीजों की मौत। अब तक 1,92,310 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में मिले 67,160 नए संक्रमित। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 676 लोगों की मौत। केरल में 24 घंटे में मिले 26,685 नए संक्रमित। केरल में 24 घंटे में 25 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में भी कोरोना को लेकर हालात लगातार खराब हो रहे हैं। हालात पर काबू पाने के लिए रेलवे ने भी आइसोलेशन कोच शुरू कर दिए हैं। भोपाल में सेना का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर भी बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन कोरोना पर लगाम लगाना अभी बड़ी चुनौती बना हुआ है। एमपी के कोरोना से जुड़े 24 घंटों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में मिले 12,918 नए संक्रमित। 24 घंटे में कोरोना से 104 मरीजों की मौत। ग्वालियर में मिले 1,813 नए संक्रमित। ग्वालियर में 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत। भोपाल में मिले 1,776 नए संक्रमित। भोपाल में 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत। जबलपुर में मिले 833 नए संक्रमित। जबलपुर में 24 घंटे में 10 संक्रमितों की मौत। कोरोना से छत्तीसगढ़ के हालात भी खराब हैं। कोरोना पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। सियासी खींचतान के बीच कोरोना के आंकड़े हैरान करने वाले होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरोना से जुड़े 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में मिले 16,731 नए मरीज। 24 घंटे में 218 संक्रमितों की मौत। छत्तीसगढ़ में अब तक 7,111 मौत हो चुकी है। रायपुर में मिले 2,138 नए संक्रमित। रायपुर में अब तक 51 लोगों की मौत। दुर्ग में मिले 1,786 नए संक्रमित। दुर्ग में अब तक 31 मरीजों की मौत। बिलासपुर में मिले 1,428 नए मरीज। बिलासपुर में अब तक 44 मरीजों की मौत। राजनांदगांव में मिले 936 नए संक्रमित। राजनांदगांव में अब तक 13 की मौत। रायगढ़ में मिले 1,007 नए संक्रमित। रायगढ़ में अब तक 13 लोगों की मौत। जांजगीर चांपा में मिले 612 नए मरीज। जांजगीर चांपा में 5 मरीजों की मौत। कोरबा में मिले 975 नए संक्रमित। कोरबा में अब तक 14 मरीजों की मौत। धमतरी में मिले 523 नए मरीज। धमतरी में अब तक 11 लोगों की मौत। कोरोना की जानलेवा बीमारी पर काबू पाने के लिए केंद्र की सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारों की ओर से हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। बावजूद इसके आंकड़े डराने वाले हैं। सवाल भी उठ रहे हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना पर लगाम आखिर क्यों नहीं लग पा रही। हालांकि बढ़ते और डराते कोरोना को देख ये जरूर साफ हो गया है कि सरकार के साथ साथ आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ देश की जंग को और मजबूती देनी होगी। टीम न्यूज़ स्टेट। चलिए, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रमोद नेमा जी हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट वो जुड़े हुए हैं।
प्रदीप माहौर जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी का पक्ष रखेंगे, मिथुन सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप माहौर जी आपके पास आऊंगी। हालात काफ़ी ज़्यादा भयावह हो चुके हैं और आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं। अब आपकी क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अब तक तो तैयारियां हमने देख ली, लोगों की जानें जा चुकी हैं, आगे सरकार के अब क्या प्रयास रहेंगे? और अपडेट के लिए मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि शुभम भी हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रदीप माहौर जी सबसे पहले जवाब मैं आपसे चाहूंगी। करिश्मा जी, सच में कोरोना जिस तरह से फैला है ये अप्रत्याशित था, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से इस प्रकार से भी इतना तेज कोरोना फैल सकता है। और जो परिस्थितियां हैं वो गंभीर हैं। उन परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है। ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जा रही है, आपने देखा होगा कि प्लेन से ऑक्सीजन आ रही है, रेलवेज जो है अपनी भूमिका निभा रही है। जितना सिस्टम है पूरा सारा का सारा कोरोना से फाइट करने के लिए जितना उपयोग किया जा सकता है उतना उपयोग किया जाने का प्रयास किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। और यही कारण है कि जो बेड्स की जो स्थिति थी कुछ दिन पहले उनको सुधारा गया है, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाए गए हैं, कुछ नए आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। और देखते हैं जिस तरह से यहां पे लॉकडाउन भी लगा के और केसेस को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ही कोरोना जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा और जनता को राहत मिलेगी इससे। प्रदीप माहौर जी, कितना सकारात्मक और कितना इजीली आपने कह लिया कि बिल्कुल जनता को जल्द ही राहत मिलेगी, लेकिन आपने ग्राउंड रियलिटी देखी है? आपने तो देखी होगी सर, आपको तो पता ही होगा। ग्राउंड रियलिटी, ग्वालियर में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, कितना आपने अच्छे से बता दिया कि बस जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में बताएं ना, क्यों नहीं आखिर ऑक्सीजन की सप्लाई मुहैया कराई जा रही है? करिश्मा जी, ऑक्सीजन के लिए भी अरेंजमेंट किए गए हैं। ऑक्सीजन जो है, आप कहते हैं किसी को पता नहीं था कि दूसरी लहर आ जाएगी। क्यों सरकार को 1 साल से पता नहीं था कि दूसरी लहर आ सकती है? दूसरी लहर के लिए आपने 1 साल में क्या काम किए, कितने प्लांट आपने खड़े किए, ये भी तो बताइए। करिश्मा जी, अगर हम प्लांट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लांट खड़े करने के लिए पीएम केयर्स फंड से स्कीम्स लोकेट करी थी, जिसके ऊपर काम हुआ। लेकिन ये आप भी समझेंगी कि कोरोना जो है वो एक ऐसी महामारी है जो कि थोड़ी सी अप्रत्याशित है। हम लोगों को किसी को भी समझ में नहीं आता था कि ये इतना तेजी से फैल जाएगा, इतना तेजी से इसका संक्रमण फैलेगा। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश पर लागू नहीं होता है, पूरे के पूरे इंडिया के बाकी जो दूसरे स्टेट्स हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। हर स्टेट में यही स्थिति हुई। सबने सोचा कि थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया है और जनता ने बाहर जाना शुरू कर दिया, मास्क का उपयोग कम कर दिया और संक्रमण तेजी से फैलने लग गया एकदम से। ठीक है, मैं मानती हूँ जनता की इसमें गलती है, लापरवाहियां जनता की भी तरफ से बढ़ती गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप लोग की तरफ से भी प्रयास होने चाहिए थे। ठीक है, आप बने रहे मेरे साथ। बिल्कुल। मिथुन सिंह जी, क्या कहेंगे आप विपक्ष होने के नाते? मुझे पता है कि आप सरकार की नाकामियों को यहाँ पे गिनाएंगे, लेकिन इस वक्त तो हमें देश के बारे में सोचना है, प्रदेश के बारे में सोचना है। देश और प्रदेश के बारे में सोचते हुए ही यदि हम सरकार की नाकामियों को गिनाएं तो हम जनता की बेहतर मदद कर पाएंगे। मैं 1 मिनट आपको मिथुन जी रोकना चाहूंगी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर मुझे मिल रही है दिल्ली से इस वक्त, एक बड़ी खबर। लॉकडाउन की अवधि में बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए अब लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के हालात काफी ज्यादा भयावह हो चुके हैं। ऑक्सीजन की वजह से कई मौतें हो रही हैं, रोजाना यही हाल है। और आखिरकार सरकार के पास जो आखिरी विकल्प था लॉकडाउन का, सरकार को वो लेना ही पड़ा। 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन दिल्ली में बढ़ा दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस खबर की पुष्टि हो चुकी है। 1 हफ्ते का लॉकडाउन दिल्ली में बढ़ा दिया गया है। हालांकि और भी आगे लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है स्थितियों को देखते हुए, लेकिन फिलहाल विकल्प यही है, चेन को तोड़ना है तो लॉकडाउन लगाया जाए ताकि संक्रमण की चेन को रोका जा सके। चलिए वापस हम अपनी चर्चा की तरफ रुख करेंगे। मिथुन जी, आप कुछ कह रहे थे, अब मैं आपको मौका देती हूँ। नहीं, बिल्कुल, हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी ने जो बहुत एक रोजी सी पिक्चर पेंट करने की कोशिश की हमारे प्रदेश की, दरअसल वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि जहां इन्होंने कहा है कि बेड की हम लोगों ने बेडों के मामले में बढ़ोतरी करी है। एम्स भोपाल जैसा बड़ा अस्पताल जिसमें 500 बेड्स है, कल उसने हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया, कहा कि और ज्यादा मरीजों को हम लोग भर्ती नहीं कर सकते। ये इस प्रदेश की सच्चाई। इस प्रदेश की सच्चाई ये है कि हमारे जो प्रदेश के मंत्री हैं गोपाल भार्गव जी, उनको स्वयं तक को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उन्होंने अखबार में विज्ञापन दे करके अस्पतालों में जो उनके यहाँ जो एक उन्होंने प्रदेश की सच्चाई सुनने के लिए नहीं आई हूँ मिथुन जी। प्रदेश की सच्चाई मुझे नहीं सुननी, वो तो हकीकत बयां कर रही है। जो हालात हैं, सच्चाई आप नहीं सुनना चाहते।
क्यों नहीं सुनना चाहती? वो मुझे पता है कि इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं और इसलिए मैंने प्रदीप जी से ही क्या सवाल पहले सुनना उठाया चाह था। इसलिए मैंने आप ये बताएं, मैं ये सुनना चाहती हूँ कि आपकी तरफ से आखिर अब क्या प्रयास किया जा रहा है। आप भी तो सामने आए, अपनी तरफ से नजीर पेश करें, कुछ तो मदद करें। करिश्मा जी, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि सच्चाई तो हम सबको सुननी पड़ेगी। जब सच्चाई को सुन करके स्वीकार करेंगे तब जाके हम कमियों को दूर कर पाएंगे। सच्चाई ये है कि दमोह जहां पर कल तक चुनाव हो रहा था, आज वहां लॉकडाउन लग चुका है और आज वहां जाकर के प्रहलाद पटेल जी जो लोग उनसे ऑक्सीजन मांग रहे हैं उन लोगों को थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि ग्वालियर में कल 10 लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। सच्चाई ये है कि जहां अभी आपने आंकड़े गिनाए कि भोपाल में 10 मौतें केवल हुई है, केवल भदभदा विश्राम घाट जो है वहां पर 100 लोगों की कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार किया गया है। सच्चाई ये है कि इस प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय बिश्नोई जी कहते हैं कि ये सरकार सच्चाई को सुनना नहीं चाहती है, ये सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। जब आप लोग आंकड़ों को छुपाएंगे और एक अलग पिक्चर प्रदेश की प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, जहां रोजाना मौतें हो रही हैं, जहां हॉस्पिटल में बेड नहीं है, जहां ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, रेमडेसिविर अगर आपने न्यूज स्टेट की कवरेज को देखा होगा तो हम रोजाना बता रहे हैं, ठीक है, हम ये भी बताते हैं कि सरकारी आंकड़े और जमीनी आंकड़ों में फर्क रहता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम इसको गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि हमें पता है इस वक्त रियलिटी क्या चल रही है। हमें पता है इस वक्त रियलिटी क्या चल रही है, प्रदेश कितना त्राहिमाम हो रहा है, साथ ही देश भी। और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों के जनप्रतिनिधियों से कि आप लोग सामने आए और कुछ ना कुछ विकल्प, कुछ ना इस समस्या का हल निकाले, बजाय एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में। लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त शुभम भी जुड़े हुए हैं। शुभम, आप तो ग्राउंड रियलिटी कवर करते हैं, बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आज हम जनता की बात करेंगे, ये बताएं कि हकीकत क्या है। देखिए, हम दोनों को ही सुन रहे हैं करिश्मा, और जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा कि जनता भी घूमती रही और भीड़ इकट्ठी करती रही। कभी कोई प्रवक्ता ये क्यों नहीं कहता है कि राजनीतिक रैलियां भी होती रही? इस पर क्यों नहीं कोई बात करता है? इसे क्यों नहीं स्वीकार करता है? क्या वो गलती नहीं रही? 28 सीटों पर चुनाव हुआ, तब हमने देखा कि कोई पाबंदी नहीं थी। शुरुआत में कहा गया कि 200 लोग इकट्ठे होंगे। भारत सरकार की ओर से गाइडलाइन आती है कि अब आपको कोई पाबंदी, आप जितनी चाहे उतनी जनता इकट्ठी कर सकते हैं। दमोह उपचुनाव आप देखिए कि 17 अप्रैल को यहाँ पर मतदान हुआ, कोई गाइडलाइन नहीं थी। 18 तारीख से 26 तारीख तक यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया, अगले ही दिन आदेश आ गया। उससे पहले हम लगातार कह रहे थे कि क्या दमोह में कोरोना नहीं है। दूसरा, भोपाल एम्स का देखिए कि हमने सबसे पहले दिखाया था कि यहाँ पर बाकायदा बोर्ड लगा दिया गया है कि यहाँ पर बेड उपलब्ध नहीं है और असुविधा के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। आप देखिए कि सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को लोग ट्वीट कर रहे हैं कि आप हमें एक बेड करवा दीजिए, और जितने बीजेपी के नेता प्रवक्ता हों वो खुद भी जानते हैं कि उनके पास कितने न जाने मैसेज आ रहे होंगे कि आप हमें एक बेड करवा दीजिए, आप इंजेक्शन का इंतजाम करवा दीजिए। तो इस तरह की अव्यवस्था हमें नजर आ रही है। और बात अगर सिस्टम की करें, आप किसी भी अस्पताल में, अभी अगर बीजेपी के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं, अगर सच में आपको सच्चाई जानना है कि क्या व्यवस्थाएं या बेड उपलब्ध है, जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे कि इतने बेड बढ़ा दिए गए हैं, सिटी स्कैन लोगों का नहीं हो पा रहा है, टेस्ट नहीं हो पा रहा है, टेस्ट होता है तो 4 दिनों के बाद रिपोर्ट आ रही है। अब आप इसको समझिए करिश्मा कि ये कितना खतरनाक है। आज आपने टेस्ट करवाया, 4 दिन के बाद आपकी रिपोर्ट आई, 4 दिन में वो संक्रमण कितना फैला इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब 4 दिन के बाद वो लोग कितनों के संपर्क में रहे, या अगर कोशिश की उन्होंने कि घर पर ही रहे, 4 दिन के बाद वो फिर अस्पताल ढूंढना शुरू करते हैं कि बेड कहाँ मिलेगा। उसके बाद आप सिटी स्कैन करवाते हैं, सिटी स्कैन की रिपोर्ट आती है, उसमें आप नंबर लगाते हैं 1-2 दिन में, फिर आपको पता चलता है कि इतना संक्रमण है। इस प्रोसेस में आपको 7-8 दिन हो जाते हैं। उसके बाद कहीं जाकर आप एडमिट होते हैं, फिर आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई रेमडेसिविर या इंजेक्शन लेकर आइए। तो ये इस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। हर कोई सिर्फ और सिर्फ मदद की गुहार लगा रहा है, मगर लोग, कोई भी, चाहे वो राजनेता ही क्यों ना हो, आप देखिए कि भोपाल के ही कई विधायक है, लगातार उनसे लोग संपर्क कर रहे हैं, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के कि हमें बेड दिलवा दीजिए, हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। BHEL की हमने तस्वीरें दिखाई थी कि कम से कम 1 किलोमीटर लंबी वहां पर वाहनों की लाइन लगी हुई थी, मगर नंबर नहीं आ रहा था। लोग सुबह 10 बजे 8 बजे से खड़े हुए थे, 6 सिलेंडर लेकर, 4 सिलेंडर लेकर। कई अस्पतालों में 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, 4 घंटे का बचा है। लगातार अव्यवस्थाओं की खबरें तो करिश्मा हमें चारों ओर से ही नजर आ रही है। ठीक है शुभम, मैं लौटूंगी आपके पास। सही कहा आपने, और शायद प्रदीप जी आपने भी अब सुन लिया ग्राउंड रियलिटी क्या है। खैर, आपको तो पता ही होगा, आपके पास भी कई फोन आते होंगे, क्योंकि इस वक्त तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि हमें एक इंजेक्शन उपलब्ध करवा दीजिए, बेड उपलब्ध करा दीजिए। पता नहीं आप लोग कहाँ से कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर प्रमोद नीमा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, हमारे साथ वो भी इस पैनल में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रमोद जी, सेकेंड वेव से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, जानना चाहूंगी आपसे कि आखिर कब तक इस संकट से हमें जूझना पड़ेगा, आगे आखिर क्या उपाय है इसका?
करिश्मा जी, हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये जो महामारी है ये अप्रत्याशित रूप से नहीं आई है, क्योंकि जिस तरह से ब्रिटेन में, इटली में, अमेरिका में सेकंड वेव ने हिट किया और हजारों लाखों लोग मारे गए, तो ये बड़ा आशंका तो थी कि भारत में भी ये आएगा। इसको अप्रत्याशित तो नहीं कहा जाएगा, पर एक अप्रत्याशित चीज जो हुई है वो कि वायरस ने अपने आप को म्यूटेशन यानी इतने बदलाव किए, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया कि इस अभी जो वायरस का जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव है, मतलब पूरे के पूरे परिवार एक साथ इन्फेक्ट हो रहे हैं। और दूसरी चीज कि जो यंग जनरेशन है, जो जवान लोग हैं, उनको भी इसने हिट किया है, तो जवान लोगों का परसेंटेज ज्यादा है। तीसरी चीज जो बोलूंगा, इस बार वायरस जो है समय नहीं दे रहा है। पिछली बार जो वायरस कोविड था वो आपको समय देता था, मतलब नाक से लेके फेफड़ों तक इन्फेक्शन जाने में जो समय लगता था वो 5-7 दिन लगता था। अभी ये पहले दिन कुछ थोड़ा सा बुखार सर्दी, दूसरे दिन थोड़ी सी सांस में तकलीफ और तीसरे दिन मरीज एकदम सीरियस होता है। उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन अचानक 90% से नीचे जाकर 80-85 पे आ जाता है और वो अवस्था होती है जब वो सीरियस हो जाता है। तो अब अगर हम इससे लड़ना है तो सबसे पहले तो हमें जनता को ये समझाना पड़ेगा कि आपको अपने सिम्टम्स, जरा सी भी खांसी सर्दी हो तो तुरंत अपने आसपास जो डॉक्टर है, फीवर क्लिनिक है, वहां जाके तुरंत अपनी जांच करवाएं। अगर जरूरत लगे तो टेस्ट करवाएं। टेस्ट होने पर अगर पॉजिटिव हो तो तुरंत आइसोलेट हो ताकि वो किसी दूसरे को नहीं फैला पाए। और अगर जो भी इलाज दिया जाए वो तुरंत लें। इसके बाद अगर थोड़ा सा भी वायरस का इन्फेक्शन बढ़ता है तो अगर आपका ऑक्सीमीटर आजकल बहुत सारे लोगों के पास होता है, अगर थोड़ा सा भी 93 से नीचे जाता है तो तुरंत हॉस्पिटल को अप्रोच करें या किसी कोविड सेंटर में अप्रोच करें, वो लोग आपको मार्गदर्शन देंगे। दूसरी एक चीज जो है, कुछ जनता में भ्रांतियां हैं कि भाई जो रेमडेसिविर है, पिछली बार जो बताया गया था कि रेमडेसिविर रामबाण है, ये रामबाण नहीं है। इसके अलावा हमारे पास दूसरी भी दवाएं हैं। रेमडेसिविर सिलेक्टेड केस में ही दिया जाना चाहिए, जहां पे ऑक्सीजन परसेंटेज ठीक है या संक्रमण कम है, रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है। तो रेमडेसिविर को निश्चित रूप से सिलेक्टेड केस में दिया जाना चाहिए। इसलिए जो भागादौड़ी हो रही है रेमडेसिविर को प्राप्त करने के लिए, डॉक्टर मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे हमें लेनी है। जहां तक प्रश्न है, डॉक्टर प्रमोद मैं लौटूंगी आपके पास, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपसे मुझे लेनी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें रुकना पड़ेगा। आप सभी हमारे साथ बने रहें। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर प्रमोद आपके पास आऊंगी क्योंकि ये बात अधूरी रह गई थी। आप ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कुछ जो तमाम भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर, उनको दूर करने की आप बात कर रहे थे। इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि कुछ संक्षिप्त में बताएं, क्योंकि महामारी से हमने देखा है कि इस वक्त मेंटल ज़्यादा डिप्रेशन में लोग आ रहे हैं, और कुछ ऐसी सावधानियां भी हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें ताकि वो घबराएं नहीं, पैनिक न हो। देखिए, ऑक्सीजन को लेके जो एक समस्या ये हो गई कि हर कोई अपने पास एक बीमार अपने पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखना चाहता है। तो इस तरह से क्या होगा, बहुत सारे सिलेंडर्स जो है लोगों ने डिपॉजिट कर लिए हैं और अपने पास एक तरह से जमाखोरी हो गई है। इतने सारे सिलेंडर्स बाजार से जो अस्पतालों के पास होना चाहिए वो लोगों के पास हो गए हैं। उनको भराने के लिए भी उनको बहुत बड़ी चैलेंज होती है। तो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जहां बहुत ज्यादा जरूरत है वहां कुछ संस्थाओं से द्वारा प्राप्त किए जाएं और डॉक्टर की सलाह से प्राप्त किए जाएं। और सबसे पहले मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि कुछ हेल्थ सेंटर्स बनाएं जहां पे विभिन्न कैटेगरी के जो पेशेंट्स होते हैं, कि सीवियर कैटेगरी या माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी, उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाओं के जो खाली बेड्स हैं उनके पास सेंट्रल हेल्पलाइन में जानकारी रहे और वो फिर भेजें, बजाय के कि लोग रोड पे या सड़कों पे दौड़ें अपने अपने वाहनों में और फिर वो एक से दूसरे तीसरे से 5वें 8वें 10वें अस्पताल तक में दम तोड़ देते हैं। उसके बजाय वो एक हेल्पलाइन नंबर लगाएं जो 24 घंटा काम करे ईमानदारी से। तो कम से कम उन लोगों को डायरेक्ट करे कि अभी आप इस जगह जाइए, अभी आप इस जगह जाइए, रोड पे मत घूमिए। बहुत अच्छे सुझाव हैं आपके। जी, हर हॉस्पिटल को चाहिए कि जो भी पेशेंट्स आते हैं
बिल्कुल, आपके अच्छे सुझाव हैं, लेकिन समय की क्योंकि कमी है मेरे पास। प्रदीप माहौर जी और उसके साथ ही मिथुन जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों आमने सामने आए। प्रदीप माहौर जी, अब आज एक अच्छी खबर आई कि सरकार ने जो पहल की थी, सेना आखिर सामने आई और सेना ने जिस तरीके से अस्पताल को तैयार किया बहुत ही कम समय में। और उसके साथ ही दूसरी खबर ये भी आई कि अब रेलवे की भी तरफ से आइसोलेशन बेड की तैयारी की गई है। अब सरकार की आगे की क्या रणनीति, क्या प्लानिंग रहेगी? इस संक्रमण को रोकना ही है, तोड़ना ही है इस चेन को? करिश्मा जी, बिल्कुल ये संक्रमण को रोका जाएगा और सरकार और जनता दोनों मिलकर ही इस संक्रमण को रोक सकती है। जिस तरह की अभी थोड़ी देर पहले बातें हो रही थी हमारे अपोजिशन की तरफ से, मैं उनसे अभी एक जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि ये समय नहीं है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करने का, क्योंकि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप आ रहे थे, अगर मैं करने पे आऊंगा तो महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 पे चल रहा है कोरोना के अंदर। वो कोई वहां पे कोई बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस सपोर्टेड सरकार है। और छत्तीसगढ़ की बात करने, छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है यहां से भी खराब है, तो वहां पे कांग्रेस की सरकार है। क्या कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर? यही तो प्रॉब्लम हो रही है ना सर, यही तो प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग राज्य और केंद्र सरकार के बीच में आ रहे हैं और बीच में जनता पिस रही है। मिथुन जी, संक्षिप्त में अपना रिएक्शन दीजिएगा। संक्षिप्त में मेरा रिएक्शन ये है कि यही तो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र की बात कर लेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की बात ये लोग करना नहीं चाहते। बात केवल इतनी है, अब सुन लीजिए कि जिस जेपी अस्पताल में नर्स ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी की थी वो फरार हो जाती है, आपकी पुलिस कुछ नहीं कर पाती, आप महाराष्ट्र पे आरोप लगा रहे होते। कल रतलाम में रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो गई, आप जाकर के छत्तीसगढ़ पे आरोप लगा रहे हैं। ठीक है सर, समय की कमी है मेरे पास। अभी भी देखिए यहाँ पे किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, बहुत ही दुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश करिए कि इस चेन को तोड़ना है तो पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इसमें काम करें, क्योंकि बहुत ज्यादा संक्रमण फैलता जा रहा है। और न्यूज स्टेट भी अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि सावधान और सतर्क इस समय बहुत ज्यादा रहें। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही।